हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका जागृति क्लासेस लर्निंग ऐप पर। और हम पढ़ रहे थे 12वीं भौतिक विज्ञान का 5वां चैप्टर विद्युत धारा उर्फ करंट। और करंट का वोल्टेज के कारण जब झटका लगता है तो बड़ा जोर का झटका लगता है। लेकिन अपने को झटका लगने का एक कारण मैं बता दूं आपको कि अपने को करंट, अपन कहते हैं ना करंट का झटका लगा, तो करंट कब आता है? वोल्टेज के कारण, विभव के कारण अपने शरीर में करंट आता है। ये ध्यान रखना। हो सकता है कि उस पॉइंट पे जहां से अपने को करंट लग रहा है वहां पहले करंट नहीं होगा, हो सकता है वहां पहले वोल्टेज ही हो। उस वोल्टेज के कारण अपने बॉडी में करंट जाता है और जमीन में 0 वोल्ट होता है। चलो, तो आज अपन पढ़ेंगे डायोड और रजिस्टर में डिफरेंस। ठीक है, तो पिछली कक्षा में अपन ने अंतिम टॉपिक पढ़ा था विद्युत प्रतिरोध। और आपको पता है धारा के मार्ग में आने वाली रुकावट को विद्युत प्रतिरोध कहता है, और जिसका मात्रक है ओम अंकल। क्या है? ओम अंकल। किसी का अंकल हो तो ध्यान रखना। चलो, डायोड की बात करें और रजिस्टर की बात करें। डायोड का मतलब हिंदी में होता है डायोड, और रजिस्टर का मतलब होता है प्रतिरोध। इन दोनों में अंतर क्या है? वैसे तो बहुत सारे अंतर है, चीज ही अलग है भाई। क्लियर? चीज ही अलग है। ये भुजिया है, ये मिठाई है, मान लो चीज ही अलग है। क्लियर? लेकिन अपन जो अभी पढ़ने वाले उसमें क्या अंतर है? तो आज का अपना टॉपिक है, क्या है? ओमिय। सुनना, आज का अपना अंतर है। तो मैं इसके साइड में यहां लिख लेता हूं, ओमिय प्रतिरोध या ओमिय युक्तियां। ठीक है, ओमिय प्रतिरोध। ठीक है, और अनओमिय, या इसको कहते हैं ओमिय प्रतिरोध, इसको ऐसे करते हैं ओमिय युक्तियां और अनओमिय युक्तियां। युक्तियां भी कर सकते हो, इसमें मैं लिख सकता हूं युक्तियां लिख दूं, ओमिय युक्तियां और अनओमिय युक्तियां। ठीक है, तो ओमिय प्रतिरोध या ओमिय युक्तियां क्या है? सुनिएगा, वे युक्तियां या प्रतिरोध जो ओम के नियम का क्या करती है भाई? पालन। क्या करती है? पालन करती है। मतलब इनका पालनहारा कौन है भाई? ओम। ओम अंकल इनके पालनहारा है। तो वे युक्तियां जो ओम के नियम का पालन करती है, ओम ये युक्तियां कहलाती है। या अपन कह सकते हैं जिसके लिए V तथा I में, यहां लिख देता हूं, ग्राफ एक सरल रेखा प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती है? सरल रेखा प्राप्त होती है। क्लियर? बात आ रही समझ में? तो क्या प्राप्त होती है? जिसके लिए V तथा I में ग्राफ क्या प्राप्त होती है? एक सरल रेखा प्राप्त होती है। क्लियर भाई? तो V तथा I में अगर ग्राफ देखें तो V तथा I में ग्राफ कैसा होता है? ऐसा, सीधी रेखा। ये तो भाई ओमिय युक्तियां हो गई। क्या हो गई? ओमिय प्रतिरोध या ओमिय युक्तियां, जिसमें V तथा I में ग्राफ बिल्कुल एक सरल रेखा होती है। अब ये तो आपको पता ही है, कोई बड़ी बात नहीं, अभी तक अपन पढ़ते आए हैं, समानुपाती होता है, सरल रेखा होती है, कुछ नहीं। अब आते हैं अनओमिय युक्तियां। तो अनओमिय युक्तियां क्या है? वे युक्तियां या वे प्रतिरोध जो ओम अंकल के नियमों का पालन, ओम के नियम का पालन, ओम के नियम का पालन नहीं करती है। क्या करती है भाई? नहीं करती है। बोले मैं तो करूंगा ही नहीं, नहीं करती है। ओम अंकल के खिलाफ है ये। तो वे युक्तियां जो ओम के नियम का पालन नहीं करती है वो कहलाती है अनओमिय युक्तियां, जिनके लिए V व I में ग्राफ सरल रेखा
नहीं होता है। क्या होता है? नहीं होती है। ग्राफ सरल रेखा नहीं होता है, तो क्या होता है वो अभी अपन देखेंगे। तो डायोड कुछ इस तरह से होता है, आपको दिख रहा है क्लियर, एक बेलन जैसा, ठीक है, जिसके अंदर एक सिल्वर पट्टी और इस तरह से, और रजिस्टर इस तरह से होता है जिसमें अलग अलग कलर की 4 पट्टियां होती है, जिसकी एक विधि होती है बीबी रॉय विधि। ये जो प्रतिरोध है ये कार्बन प्रतिरोध होते हैं। कौन से प्रतिरोध होते हैं? कार्बन प्रतिरोध होते हैं। प्रतिरोध में भी बहुत तरीके होते हैं। कार्बन प्रतिरोध होते हैं। इसमें कलर की कितनी पट्टियां होती है? 4 पट्टियां होती है, और उस पट्टियों के आधार पे इसका मान, बिना लिखे इसका मान अपन ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन वो मेथड अभी हाल फिलहाल सिलेबस से थोड़ा सा बाहर है। तो क्लियर, बीबी रॉय मेथड है, इसको भी अपन चैप्टर खत्म होने के बाद जो पॉइंट्स हैं उनको डिस्कस कर लेंगे। लेकिन अभी अपन अनओमीय युक्तियों की बात करें कि वे युक्तियां जो ओम के नियम का पालन नहीं करती है, नाम में ये अनओमीय, ओमीय मतलब ओम के नियम का पालन करती है, अनओमीय ओम के नियम का पालन नहीं करती है, तो वे क्या कहलाती है? तो ऐसी कौन कौन सी युक्तियां हैं जो ओम के नियम का पालन नहीं करती? उसमें एक तो है भाई कौन सी? डायोड। क्लियर। तो इसी टॉपिक को आज अपन थोड़ा सा डिटेल में पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो आगे चलते हैं। अनओमीय युक्तियां क्लियर, ठीक है। तो अनओमीय युक्तियों की अपन जो बात करेंगे बेटा, ध्यान से देखिएगा, या अनओमीय प्रतिरोध, दोनों चीज लिख देता हूं मैं। अनओमीय युक्तियां, अनओमीय प्रतिरोध है। तो अनओमीय प्रतिरोध में क्या क्या होता है, तो कितने तरीके के ग्राफ बनते हैं वो अपने को देखना है। तो इनमें से कुछ स्थितियां अनओमीय युक्तियां या प्रतिरोध के लिए, अनओमीय युक्तियों या युक्तियों की विशेष स्थितियां, तो इसके विशेष स्थितियों के केसेस है। केस देख लेते हैं। तीनों केस मेरे हिसाब से यहीं पे छाप लेने चाहिए, 1 लाइन, 2 लाइन और 3 लाइन, ठीक है। देखो, तो अनओमीय युक्तियों के 3 केस है, जिसमें क्या है? पहला, विभव बढ़ाने पर धारा अरैखिक रूप से बढ़ती है। विभव बढ़ाने पर धारा अरैखिक रूप से बढ़ती है। विभव बढ़ाने पर धारा या विभवांतर के साथ धारा अरैखिक रूप से बदल सकता है। क्लियर। विभव बढ़ाने पर धारा अरैखिक रूप से बदलती है, इसको ऐसे लिख सकते हैं, अरैखिक रूप से बदलती है। अब इसमें क्या है, सीधी सीधी बात है, कोई बकवास नहीं है। देखो V और I, देखो V बढ़ाया I बढ़ा, V बढ़ाया I बढ़ाया, V बढ़ाया I बढ़ाया, मतलब V बढ़ाया, अपने हाथ में क्या है भाई? अपने हाथ में तो V बढ़ाना है। I तो बाद की बात है ना, V बढ़ाने पर, विभवांतर लगाने पर I में चेंज आता है। तो V बढ़ाया I बढ़ाया, V बढ़ाया I आया, बढ़ रहा बढ़ रहा बढ़ रहा, अरे टूट गया, सिग्नल टूट गया। चलो कोई नहीं, वापस वापस वापस। देखो V बढ़ाया I बढ़ाया, V बढ़ाया I बढ़ रहा है, बढ़ रहा बढ़ रहा बढ़ रहा, एक लेवल पे जाने के बाद आप V बढ़ाने की कोशिश कर रहे हो, V तो बढ़ेगा लेकिन I क्या हो जाएगा? नियत। I क्या हो जाएगा? नियत। क्लियर। तो इसका ग्राफ थोड़ा सा क्या हो जाएगा? टर्न कर जाएगा। इसका अगर एग्जैक्ट ग्राफ बनाना है तो अभी भी ये एग्जैक्ट नहीं बना है, इसको मैं पूरा बनाता हूँ फिर मैं आपको समझाता हूँ। चलो क्लियर, इस तरह से। तो क्या है, आप V बढ़ा रहे थे, I बढ़ रहा था बढ़ रहा था बढ़ रहा था, लेकिन एक लेवल के बाद I में क्या आ गया? सैचुरेशन आ गया। क्या आ गया? सैचुरेशन आ गया। तो आपने देखा होगा ग्राफ कुछ इस तरह से टर्न हो गया। तो अब ये रेखिक रूप से नहीं बढ़ रहा है। ये किस में होता है? ये सभी धातुओं में उच्च विभव देने पर हो सकता है। क्लियर। उदाहरण कौन है इसके? ये किस में होता है? उच्च विभव पर सभी धातुओं में, सभी धातुओं या चालकों में। क्लियर। पहला।
मतलब उच्च विभव पर, उच्च बहुत ज़्यादा उच्च विभव पर धातुएं भी ओम के नियम का पालन नहीं करती है। आपको दिख रहा है, यहाँ तक तो कर रही थी भाई, लेकिन एक लेवल के बाद जब आपने विभव को और बढ़ाया, विभव तो आपके हाथ में बढ़ा रहे हो, लेकिन धारा क्या हो गई, धारा सेचुरेट हो गई, धारा ने समान रूप से बढ़ना बंद कर दिया। पहला देखो, समझने की कोशिश करो, दिमाग में फोटो छपा लो, ठीक है। वी की तरफ ये मुड़ जाएगा, ये भी ऐसे वी ही बन रहा है। जब वी इधर है तो आप देखो ये वी ही बन रहा है, ऐसे थोड़ा वी की तरफ ऐसे टर्न कर रहा है, ध्यान रखना। क्लियर? तो आपको ध्यान है वी बन रहा है, वी ऐसे बनता है तो वी ऐसे बनाना है, ठीक है ना। आपको पता है ना, वी ऐसे तो वी ऐसे, बस थोड़ा सा ऐसे, और इसको टक 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 ऐसे कर देना है। मेरे हिसाब से ये हो चुका है, इसमें मुझे लगता नहीं है कोई दिक्कत हो। दूसरा, विभवांतर के साथ धारा में परिवर्तन विभवांतर के चिन्ह पर निर्भर कर सकता है। इसका मतलब क्या है, देखिएगा, विभवांतर के साथ धारा में परिवर्तन जो है, विभवांतर के साथ धारा में परिवर्तन जो है विभवांतर के चिन्ह पर निर्भर कर सकता है, निर्भर कर सकता है। मतलब इसका मतलब है कि आपने एक दिशा में विभवांतर लगाया 10 वोल्ट, तो धारा बह रही है मान के चलो 20 एम्पियर। और अगर बैटरी को उल्टा करके लगाया, आपने क्या किया, उसी परिपथ में उल्टा करके लगाया, मतलब आपने -10 वोल्ट भी दिया, तो भी धारा कितनी बहती है, नॉर्मली ओम के नियम में 20 एम्पियर। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ ऐसा बिल्कुल नहीं है। मतलब आपने 10 वोल्ट लगाया तो भी 20 एम्पियर, बैटरी को उल्टा -10 वोल्ट लगाया, मतलब समझो बैटरी को उल्टा कर दिया तो भी कितना है, 20 एम्पियर, करंट सेम बहेगा। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता है। तो यहाँ क्या होता है, यहाँ कुछ ग्राफ ऐसा बनता है। ये जो ग्राफ है ये एक्चुअल में किसका ग्राफ है, डायोड का। किसका, डायोड का, जिसमें ये प्लस विभव होता है, ये माइनस विभव होता है, ये धारा आई होती है और ये धारा आई होती है। ये होती है माइक्रो एम्पियर कोटि की और ये होती है मिली एम्पियर कोटि की। तो इसका जो ग्राफ बनता है, बेटा ध्यान से देखिएगा, इसका ग्राफ कुछ ऐसे बनता है, देखना। तो ये प्लस में है तो इसका ग्राफ कुछ ऐसे बना, देखो ओम के नियम का पालन ही नहीं कर रहा ग्राफ। क्लियर? लेकिन जब नेगेटिव में करें तो ग्राफ कुछ ऐसा ही बनना चाहिए, लेकिन नेगेटिव में करने पर मान भी बदलता है और ग्राफ भी चेंज हो जाता है, ग्राफ कुछ ऐसा बनता है। देखिए ध्यान से, ये डायोड का ग्राफ है। डायोड को विस्तृत, डायोड के लिए एक अलग से चैप्टर है, वहाँ इसको डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन अभी आपको ये ध्यान देना है कि भाई ओम के नियम की सीधी रेखा तो है ही नहीं इसमें, तो ये भी ओम के नियम का पालन नहीं करता है, इसलिए इसका प्रतिरोध भी अनओमीय होता है और ये युक्ति अनओमीय युक्ति कहलाती है। कौन, ये डायोड। ध्यान से देखिए इसको। क्लियर? ठीक है भाई। तीसरा, अगर अपन देखें तो विद्युत अपघट्य के लिए बना है, विद्युत अपघट्य के लिए बना है। ध्यान से देखिए इस, तो प्यारे बच्चों यहाँ तक हो गया 2 पॉइंट। अब अपन आते हैं तीसरे पॉइंट पे। तो तीसरा पॉइंट है तीसरा अपना जो पॉइंट है विद्युत अपघट्य के लिए है। तो विद्युत अपघट्य के लिए, विद्युत अपघट्य के लिए V और I में जो ग्राफ है वो कुछ यूं होता है। ठीक है, विद्युत अपघट्य के लिए V तथा I में ग्राफ किताब में दिया हुआ है, कुछ यूं होता है विद्युत अपघट्य के लिए। क्लियर भाई? और अंतिम चौथा अपन अगर लेना चाहें तो चौथा जो पदार्थ होता है वो गैलियम
गैलियम आर्सेनाइड होता है, क्लियर। उसमें बताया गया है कि वी व इसको देखिएगा एक मिनट। तो गैलियम आर्सेनाइड है, इसके लिए अगर वी और आई का अगर अपन ग्राफ बनाए, ध्यान से देखिएगा, गैलियम आर्सेनाइड के लिए वी और आई का अपन अगर ग्राफ बनाए तो इसका ग्राफ जो है ये किस में है, पहले तो ये देख लो। तो ये एनसीईआरटी में है और राजस्थान बोर्ड में नहीं है, लेकिन अपने को बनाना चाहिए क्योंकि ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। तो ये ग्राफ थोड़ा सा यूं इस तरह का बनता है, वी तथा आई में ग्राफ यूं मिलता है, मतलब आप विभव को बढ़ाए जा रहे हो, क्लियर। तो देखो इस विभव पर भी आपको ये धारा मिल रही है और ये विभव पर भी धारा, ये मान मिल रहा है, समान मान मिल रहा है। तो आप एक या एक से अधिक विभव के मान पे समान धारा मिल सकती है। बात आ रही समझ में? तो एक या एक से अधिक मतलब अपन कह सकते हैं कि धारा का अद्वितीय मान नहीं होता। वी तथा आई के ग्राफ में धारा का अद्वितीय मान, मतलब हर एक के लिए एक मान अद्वितीय मान नहीं होता है। अद्वितीय मान नहीं होता है मतलब डुप्लीकेट मान हो सकते हैं। तो v के दो मानों पर i का सेम मान प्राप्त होता है। तो i के एक मान पे v के दो मान प्राप्त होते हैं, कुछ भी कह सकते हो। तो ये इस तरह से चार ग्राफ हो गए। पहला, धातुओं के लिए उच्च अगर विभव देंगे तो क्या हो जाएगा, सैचुरेशन हो जाएगा। और देखो आई क्या हो रहा है, नियत हो रहा है। एक लेवल के बाद अगर इलेक्ट्रॉन्स जितने हैं वो सारे बह गए तो उसके बाद इससे ज़्यादा तो क्या फास्ट हो सकता है कोई। मान के जो किसी में 50,000 इलेक्ट्रॉन है, वो ज़्यादा ज़्यादा फास्ट स्पीड भागे, एक सेकंड में पहुंच गए, उससे ज़्यादा क्या फास्ट भागेंगे। तो ये क्या हो गया, नियत हो गया। ये डायोड के लिए ग्राफ बना दिया तो आपको पता चल रहा है, और विद्युत अपघट्य के लिए ग्राफ बना दिया, और गैलियम आर्सेनाइड के लिए भी ग्राफ कुछ इस तरह से बना, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, क्लियर। ये आपको अवश्य ध्यान रखना है, क्लियर। और अगर इस ग्राफ को, आपको इसी ग्राफ को कोई सोचे कि नहीं मेरे को सर ऐसे नहीं, मेरे को तो सब में आपने आई इधर रखा और वी इधर रखा है, ऐसे बनाना है, तो आप ऐसे भी बना सकते हो। यहाँ तक तो समानुपाती, और फिर इस तरह से मोड़ सकते हो थोड़ा सा, यहाँ तक, और थोड़ा सा ऐसे मोड़ना है बस, क्लियर। ऐसे मोड़ सकते हो। देखो तो यहाँ पे अनोमीय युक्तियों के बारे में अपन ने चार कहानियां पढ़ ली, ठीक है। अब बढ़ते हैं अपन आगे। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताओ। अब बढ़ते हैं अपन आगे भी चार, ठीक है। इसके बाद अपन आते हैं, अपने दो टॉपिक है आंतरिक प्रतिरोध, क्लियर। तो आंतरिक प्रतिरोध के लिए यहाँ से एक सर्किट लेना है, ले लेते हैं भाई, इंपोर्ट कर लेते हैं, ठीक है, ठीक है। तो अब अपना जो अगला टॉपिक है वो इससे रिलेटेड है। इससे आपको जो समझ में आ रहा है आप जल्दी से कमेंट में बताइए क्या समझ में आ रहा है, ये क्या चीज़ है। फिर अपन बढ़ते हैं आगे। जो समझ में आ रहा है आपको आप बिंदास कमेंट में बताइए भाई। तो देखो अब अपने पास क्या क्या पढ़ना है, पॉइंट पे देखिए। तो अब अपने को जो जो पॉइंट पढ़ना है वो मैं बता दूं। पहला अपने को पढ़ना है विद्युत सेल, ठीक है। फिर पढ़ना है विद्युत सेल का ईएमएफ। फिर पढ़ना है टर्मिनल विभवांतर,
टर्मिनल विभवांतर, फिर अपने को पढ़ना है आंतरिक, फिर अपने को पढ़ना है, फिर अपने को पढ़ना है सेल का आंतरिक प्रतिरोध। क्या पढ़ना है? आंतरिक प्रतिरोध। क्लियर? ये सारी चीज़ें अपने को पढ़नी है। इसके अलावा मेरे को लगता नहीं है कोई और चीज़ है। तो अपन ने यहाँ पे आंतरिक प्रतिरोध कर लिया, सेल का विद्युत वाहक बल कर दिया, टर्मिनल वोल्टा कर दिया, और अगला टॉपिक है सेलों का संयोजन। सेलों का संयोजन जो अगले क्लास में अपन पढ़ पाएंगे, क्योंकि आज तो इतना हो नहीं पाएगा। ठीक है, सेलों का संयोजन। तो विद्युत सेल से रिलेटेड ये 5 टॉपिक है भाई, 5 टॉपिक है। विद्युत सेल का ईएमएफ, टर्मिनल विभवांतर, सेल का आंतरिक प्रतिरोध और सेलों का संयोजन। मैं इसको आपको समझाने की कोशिश करता हूँ क्या होता है। और विद्युत सेल, बहुत सारे विद्युत सेल से बनती है एक बैटरी। क्या बनती है? एक बैटरी बनती है। बहुत सारे विद्युत सेल से एक बैटरी बनती है। तो सबसे पहले अपन बच्चों चर्चा करते हैं कि विद्युत सेल के बारे में, विद्युत सेल क्या होता है। तो देखिए, पहला ये जो आपको दिख रहा है इस चित्र पे, ये विद्युत सेल ही है। तो इसका प्रतीक चिन्ह की बात करें, क्लियर? तो प्रतीक चिन्ह की बात करें तो इसका प्रतीक चिन्ह कुछ यूं होता है, एक छोटी डंडी, एक बड़ी डंडी, और बड़ी डंडी होती है प्लस और छोटी डंडी होती है माइनस। क्लियर? यहाँ तक आप अपना दिमाग चाचा चौधरी से भी तेज चलाइए और इसको समझने की कोशिश करिए। फिर बढ़ते हैं अपन आगे। तो विद्युत सेल, तो विद्युत सेल वह युक्ति है जो विद्युत परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर बनाए रखती है। एक ऐसी युक्ति है जो विभवांतर क्या करती है? दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर बनाए रखती है। उसे विद्युत सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? बनाए रखती है, उसे विद्युत सेल कहते हैं। क्लियर? तो इसका प्रतीक चिन्ह हो गया। और वह युक्ति जो विद्युत परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर को बनाए रखती है, उसे क्या कहते हैं? उसे विद्युत सेल कहते हैं। और जब विभवांतर बना रहता है तो धारा भी आराम से बह सकती है। साथ में पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा, यह क्या करती है? रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। विद्युत सेल क्या करता है? रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। भाई क्या करता है यह रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में तब्दील करता है, अर्थात उसे इसमें बदलता है। तो विद्युत सेल के बारे में हो गया। और आपको पता है बहुत सारे विद्युत सेल बन के बैटरी बनते हैं, और बैटरी का प्रतीक जो है कुछ इस तरह से होता है, प्लस और माइनस। क्लियर? ये सेल का इस तरह से होता है सिंगल, और बहुत सारे सेल मिलके क्या बनती है? बैटरी। क्लियर भाई यहाँ तक? ठीक। तो अब बात करते हैं विद्युत सेल के प्रकार के बारे में। तो ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे, इस विद्युत सेल के प्रकार के बारे में चर्चा करेंगे। किसके बारे में? प्रकार। तो इसके 2 प्रकार होते हैं। क्या प्रकार होते हैं? एक होते हैं प्राथमिक सेल, और दूसरे होते हैं द्वितीयक सेल। ये प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल क्या होते हैं, इसके बारे में यदि चर्चा करें, प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल क्या होते हैं इसके बारे में चर्चा करें, वो क्या करते हैं कि प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल क्या करते हैं? प्राथमिक सेल मतलब जो एक बार ही काम आता है, उसके बाद आप करो यूज एंड थ्रो, ये कर सकते हो, प्राथमिक सेल कहलाते हैं। बात आ रही समझ में? तो प्राथमिक सेल जैसे निप्पो के सेल लाते हैं बाजार में, ठीक है, नोविनो के सेल लाते हैं, एवर रेडी के सेल लाते हैं। ये जो सेल होते हैं जनरली
यूज एंड थ्रो वाले होते हैं। कुछ सेल आते हैं जो चार्जेबल आते हैं, तो जो चार्जेबल आते हैं वो द्वितीयक सेल हो गए, और नहीं तो ये क्या है, प्राथमिक सेल है एक बार यूज करने पे। तो ये क्या करते हैं प्राथमिक सेल, बता देता हूँ, ये रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं और खराब हो जाते हैं और फेंक दिए जाते हैं। क्या कर दिए जाते हैं, फेंक दिए जाते हैं। इसका काम इतना ही होता है। इसके कुछ उदाहरण की बात करें, इसके कुछ उदाहरण की बात करें तो अपने पास जगह नहीं है। इसके उदाहरण की बात करें तो इसके उदाहरण कुछ इधर लिख दूं, ठीक है, इसके कुछ उदाहरण है तो उदाहरण इसके मैं इधर लिख दूं। डेनियल सेल प्राथमिक सेल है, लेक्लांसे सेल, डेनियल सेल, लेक्लांसे सेल, और तीसरा है शुष्क सेल। कैसा सेल, शुष्क सेल, ये प्राथमिक सेल है। द्वितीयक सेल वह होते हैं जो पहले विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं और फिर ज़रूरत पड़ने पर रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं। जैसे अपने घरों में बैटरी लगी हुई होती है उस, ठीक है, इसका जो उदाहरण है, इसे बार बार चार्ज कर सकते हैं, विद्युत से रासायनिक ऊर्जा में बदलेंगे। जैसे बिजली चली गई, जैसे बिजली है तब तो विद्युत ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा में बदल गया, और जैसे ही बिजली गई रासायनिक ऊर्जा फिर से किसमें बदल गई, विद्युत ऊर्जा से। इसे बार बार चार्ज कर सकते हैं। मैं लिख देता हूँ, इसे बार बार चार्ज कर सकते हैं, कर सकते हैं। और इसका एक उदाहरण है, उदाहरण याद करो, सीसा संचायक सेल। कैसा सेल, सीसा संचायक सेल। क्लियर, ठीक है। तो ये हो गया विद्युत सेल के बारे में कि विद्युत सेल क्या होते हैं, जो किसी भी परिपथ में दो टर्मिनल के मध्य जो है विभवांतर को बनाए रखता है। पहला वो विद्युत सेल, दूसरा किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर को बनाए रखता है और दो बिंदुओं के मध्य धारा को बनाए रखता है। इसका प्रतीक चिन्ह मैंने बता दिया। और बैटरी होती है, बहुत सारे विद्युत सेलों का कलेक्शन होती है, इस तरह से अरेंज करते हैं। ये जो सेल होते हैं विद्युत सेल दो प्रकार के होते हैं, प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल। प्राथमिक सेल में क्या होता है, जिसको एक बार यूज किया जा सकता है, यूज एंड थ्रो वाले सेल होते हैं जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में एक बार बदलते हैं और अपना काम हो जाता है। और जय, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द्वितीयक सेल, द्वितीयक सेल क्या होते हैं, इसके उदाहरण बताए मैंने प्राथमिक सेल के। पहले देखो तो डेनियल, लेक्लांसे और शुष्क। डेनियल, लेक्लांसे और शुष्क सेल, ठीक है। ये बाजार में जो आते हैं ये शुष्क सेल ही होते हैं, जो मैंने अभी बताया आपको, एवर रेडी और वगैरह के होते हैं, एवरीडे वगैरह के होते हैं, जो भी होते हैं। अब दूसरा है द्वितीयक सेल। द्वितीयक सेल होते हैं विद्युत ऊर्जा को पहले रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं और जरूरत पड़ने पर रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलकर अपने को विद्युत प्रदान करते हैं। इसे बार बार चार्ज कर सकते हैं और उसका उदाहरण है सीसा संचायक सेल। अब एक चित्र आपको दिख रहा है, इसमें दो इलेक्ट्रोड है, इलेक्ट्रोड 1 और इलेक्ट्रोड 2। कुछ ऐसा ही होता है सेल में। और ये जो चित्र दिख रहा है, इसी चित्र पे मैं आपको सब कुछ समझाने की कोशिश करूँगा। ये सारे पॉइंट मैं इसी पे समझाने की कोशिश आपको लिए करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि इसी चित्र से आपको ये बेहतर तरीके से समझ में आएगा। तो प्यारे बच्चों, अब इधर देखिए, ये एक इलेक्ट्रोड है, ये एक, ठीक है, मान के चलो ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है इलेक्ट्रोड। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकले, इलेक्ट्रॉन निकले और इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन देखो, इलेक्ट्रॉन ऐसे निकले इधर, क्लियर, और धारा उसके विपरीत बही। बात आ रही समझ में? तो बात करते इलेक्ट्रॉन की, तो इलेक्ट्रॉन ऐसे गए, मान के चलो इस तरह से आए इलेक्ट्रॉन, क्लियर, यहाँ से, क्लियर, यहाँ से गए इस तरह से आए। अब देखो, सुनना ध्यान से। तो अभी जो ये जब करंट नहीं बह रहा है, धारा I बराबर 0 है, तो जब I बराबर 0 है तो बैटरी का जो वोल्टेज है, विभव है, उसको क्या बोलते हैं, EMF। क्या बोलते हैं, EMF। हिंदी में बोले इसको विद्युत वाहक बल। क्या बोलते हैं, विद्युत वाहक बल। मेरी बात समझना, इसको आगे देखेंगे। जब इस परिपथ में धारा नहीं बह रही है तो इस परिपथ में जो वोल्टेज होता है या विभवांतर होता है इस बैटरी का, वो EMF कहलाएगा, विद्युत वाहक बल कहलाएगा। क्लियर? लेकिन इससे जो अपने को विभवांतर मिलेगा या टर्मिनल वोल्टता मिलेगी, वो क्या मिलेगी, कम मिलेगी।
मेरी बात सुनो, जब I बराबर 0 है तो विद्युत वाहक बल है, लेकिन जब I, सुनना मेरी बात को, जब I नॉट इक्वल टू 0 है तब यही विद्युत वाहक बल जो अपने को मिलेगा ये हो जाएगा V टर्मिनल वोल्टता। क्या हो जाएगा? टर्मिनल वोल्टता। ये आपको ध्यान रखना है बच्चों। जब I 0 है तो इसको कहेंगे EMF, विद्युत वाहक बल, ठीक है, क्योंकि हर एक में प्रतिरोध होता ही है, ठीक है। तो मैं बताऊंगा क्या है, तो आपको ये ध्यान रखना है, शुद्ध अवस्था में तो EMF है, विद्युत वाहक बल है, और जब नहीं है, या इसका दूसरे अबे पदों में कह सकते हैं कि जब I 0 है या आंतरिक प्रतिरोध, वो भी बात करता हूँ, या आंतरिक प्रतिरोध R 0 है, क्लियर, और जब R एक ये और एक ये केस, ठीक है, और दूसरा मैं यहाँ पे भी लिख सकता हूँ R नॉट इक्वल टू 0 या I नॉट इक्वल टू 0 है, तो इस तरह का केस हो सकता है, ठीक है। अब बच्चों इधर देखिए, थोड़ा सा टिपिकल है, समझना, मुझे भी लग रहा है कि थोड़ा सा टिपिकल है आपके लिए, क्योंकि सारा सिस्टम एक में ही है। तो देखिए होता क्या है, सुनिएगा, सारी कहानी मैं शुरू करता हूँ पहले सेल के आंतरिक प्रतिरोध से। तो देखो क्या होता है, सुनना, जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से गए और यहाँ से गए, यहाँ से गए, यहाँ से गए, यहाँ से गए, लेकिन ये जो इलेक्ट्रोलाइट है इसके अंदर भी इलेक्ट्रॉन को जाना पड़ता है, परमाणुओं से टकराना पड़ता है, थपेड़े खाने पड़ते हैं। तो ये जो है बैटरी के अंदर या सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन को इधर जाने में रुकावट फील करनी पड़ती है। क्या फील करनी पड़ती है? विरोध, ठीक है। तो सेल क्या है, इसकी परिभाषा बना दो, सेल का आंतरिक प्रतिरोध। विद्युत सेल में धारा के मार्ग में आने वाली रुकावट को सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है भाई? इसे R से प्रदर्शित करते हैं, R से प्रदर्शित करते हैं, क्लियर भाई? प्रदर्शित करते हैं, चलो ठीक है भाई। तो विद्युत सेल में, सेल के अंदर, विद्युत सेल में धारा के मार्ग में, विद्युत सेल के अंदर जब ये इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रोलाइट के अंदर से जाते हैं तो बहुत सारे परमाणु हैं, उन विरोध करते हैं। तो विरोध करते फिर भी इलेक्ट्रॉन को इधर उधर से गाड़ी चलाते हुए यहाँ पहुँचना है, तो यहाँ पे भी जो विरोध है उसको क्या कहते हैं? आंतरिक प्रतिरोध। बैटरी के अंदर का मामला है, क्लियर? तो आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं, इसे R से प्रदर्शित करते हैं। तो मेरे हिसाब से बच्चों यहाँ तक आपको आंतरिक प्रतिरोध समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये तो वैसे ही आगे पढ़ेंगे। अब EMF और टर्मिनल वोल्टता मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा, ठीक है। ये अपन आगे चित्र बना के समझेंगे। तो अपने विद्युत सेल समझ लिया, आंतरिक प्रतिरोध समझ लिया, सेल का EMF मैंने आपको एक बार से बता दिया, टर्मिनल विभवांतर बता दिया। अब अगले चित्र से इसको समझने की अपन कोशिश करेंगे, क्लियर? तो अब देखिए अगला जो पॉइंट है, इसके लिए मैं खुद एक चित्र बनाने की कोशिश करता हूँ, उससे समझाने की कोशिश करूँगा। ये एक बनाया मैंने परिपथ, बेटा ध्यान से देखना, इस चीज़ को समझने की कोशिश करना कि ये मैंने एक बनाया परिपथ, ठीक है। इस परिपथ में ये है इसका EMF, विद्युत वाहक बल। विद्युत वाहक बल को मैंने आपको बता दिया, विद्युत वाहक बल को कैसे लिखते हैं? E से लिखते हैं, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो E हो गया, ये R आंतरिक प्रतिरोध, धारा आई जा रही है, अमीटर लगा है, वोल्ट मीटर लगा है। अमीटर आपको पता है हमेशा श्रेणी क्रम में लगता है, किस में लगता है? श्रेणी क्रम में लगता है। और वोल्ट मीटर हमेशा समांतर क्रम में लगता है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अब बच्चों मेरी बात सुनिएगा ध्यान से कि जैसे ही, ठीक है, इसका प्रतिरोध नगण्य होता है, उसका अनंत होता है, ये आपको पता है। जैसे ही इससे करंट गया, ठीक है, ये परिपथ है, बाकी ये A और V को भूल जाओ एक मिनट के लिए। अगर यहाँ से ये जा रहा है तो ध्यान से देखिए, EMF है E,
आर है आंतरिक प्रतिरोध। तो देखो जब इसमें से आई करंट जा रहा है तो आई करंट इसमें से भी जा रहा है, और आंतरिक प्रतिरोध में से भी आई करंट जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा? जब बैटरी के अंदर है प्रतिरोध ये आर आंतरिक प्रतिरोध, तो इसमें से भी करंट को जाना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। तो मैं ओम के नियम से लगा दूं तो ये दोनों प्रतिरोध जो है, ये आर और ये आर, ये दोनों किस में? श्रेणी क्रम में है। क्या है भाई? श्रेणी क्रम में है, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर? ये दोनों जो है ये श्रेणी क्रम में, सारी चीज यहीं से क्लियर है। देखो ये अगर यहाँ पे प्रतिरोध है तो ये इसके श्रेणी क्रम में ही है। ऐसे मत देखो आमने सामने, एक का एंड दूसरे से जुड़ा हुआ है, कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं, तो ये श्रेणी क्रम में। क्लियर? तो अब अपन क्या करेंगे, V बराबर आई आर का सूत्र अपने को याद है, उससे अपन करने की कोशिश करेंगे। मेरी एक बात ध्यान से सुनना, जब भी आप ईएमएफ की बात करो तो आपको आर की बात करनी जरूरी है, और जब आप विभवांतर टर्मिनल वोल्टता की बात करोगे तो आर की बात करनी जरूरी नहीं है। तो देखो मान के चलो ये 10 वोल्ट था और इसने 0.1 वोल्ट खा लिया, इस आंतरिक प्रतिरोध ने 0.1 वोल्ट ही खा लिया मान के चलो। तो अब आपको वोल्टेज कितना मिलेगा इस सिरे पे? तो ये जो मिलेगा आपको 10 माइनस 0.1 मतलब 9.9 वोल्ट मिलेगा। तो बाहर विभव था तो 10 वोल्ट ईएमएफ, लेकिन आपको मिलेगा कितना? आपको मिलेगा 0.1 वोल्ट। यहाँ ड्रॉप हो जाएगा तो आपको मिलेगा 9.9 वोल्ट, आपको पूरा नहीं मिलेगा। मतलब अगर मैं कहूँ इस एक प्रतिरोध पर कितना ड्रॉप हो जाएगा, तो इस पे 9.9 वोल्ट ही मिलेगा आपको। मतलब वोल्ट मीटर में रीडिंग कितनी आएगी? 9.9 वोल्ट। अरे यार आप ईएमएफ तो 10 वाला लाए थे, आपको 9.9 मिला, 1 वोल्ट 0.1 वोल्ट कहाँ गया? तो 0.1 वोल्ट जो है इस बैटरी के अंदर के आंतरिक प्रतिरोध ने यूज कर लिया, खा लिया। ये आपको समझना है। तो ऐसे कैसे? तो देखिए मैं ये कह सकता हूं कि यहां पे विभव में ड्रॉप हुआ आई आर। क्लियर? यहां पे विभव में ड्रॉप हुआ V, कुल मिला के था E, तो मैं कह सकता हूं E बराबर V प्लस आई आर। ये कह सकता हूं मैं भाई, ये वाला इसका विभव V और इसका विभव आई आर। इसने V ड्रॉप किया, इसने आई आर ड्रॉप किया, तो V प्लस आई आर बराबर E बन गया। क्लियर? तो यहां से निश्चित रूप से एक चीज पता चली मुझे, क्या पता चली? कि ईएमएफ जो है ऑलवेज विभव से ज्यादा होता है, क्योंकि इसके अंदर कुछ जुड़ रहा है। क्लियर भाई? ईएमएफ जो है ऑलवेज ज़्यादा होता है टर्मिनल वोल्टता से, और V क्या है यहाँ पे? टर्मिनल वोल्टता, जो यहाँ पे आपको टर्मिनल पे मिल रही है। इसके दो टर्मिनल, यहाँ पे जो वोल्टता मिलेगी उसे टर्मिनल वोल्टता कहेंगे। अब बच्चों आगे देखिए, तो मैं कह सकता हूँ V बराबर E माइनस आई आर। ये सबसे सुपर इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, V बराबर E माइनस आई आर। क्लियर भाई यहाँ तक? V बराबर E माइनस आई आर। क्लियर? यहां तक देखिए V बराबर E माइनस आई आर। मैंने क्या किया? मैंने कहा E सबसे ज्यादा है, उसमें से कुछ ये V ले रहा है और कुछ ये आई आर ले रहा है, तो V प्लस आई आर बराबर E कर दिया। या मैंने कहा E में से आई आर को माइनस कर दो, बचा हुआ जो है इस पे चला गया, ये भी कर सकते। तो E में से ये आई आर वाला माइनस कर दो, बचा हुआ वहां चला गया। मतलब 10 में से 0.1 माइनस कर दो तो बचा हुआ वहां चला गया। यहाँ तक इसको समझने की कोशिश करिए। चलो कोई दिक्कत नहीं, एक लेवल पे हो गया। अब इधर देखिए, इसमें और अगर देखना है तो कुल धारा क्या होगी? कुल ईएमएफ बट्टा कुल प्रतिरोध, आई आर बट्टा आर। क्लियर? यहाँ से भी कह सकते हैं कुल ईएमएफ बट्टा कुल प्रतिरोध। कुल धारा कितनी है? कुल ईएमएफ बट्टा कुल प्रतिरोध, और दोनों श्रेणी क्रम में है तो कुल जुड़ जाएंगे, कुल प्रतिरोध। कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। आई का मान भी यहां से आ सकता है। पुनः तो यहां तक हो गया, फिर ये यहां तक हो गया, ये समीकरण चल रही है। तो अब आप देखिए, ये समीकरण 1 कर दूं, इसको समीकरण कितना कर दूं? 2। तो समीकरण 2 से आई का मान कहां रखने पर? समीकरण 1 में रखने पर। रखो भाई। तो V बराबर E माइनस E बट्टा R प्लस आर इंटू आर। इससे आपको आंतरिक प्रतिरोध R का सूत्र निकालना है। तो फिर से ये हो गया समीकरण नंबर 3। पुनः यहाँ पे देखें तो अपन यहाँ पे क्या कर सकते हैं? मैं यहाँ से V बराबर
ई मैंने कॉमन ले लिया तो ये हो जाएगा 1 माइनस अब इसमें मतलब अपने को आंतरिक प्रतिरोध R निकालना है, तो उसको अपने को ऐसे अरेंज करना है कि अपना सारा काम हो जाए। तो मैं क्या कर रहा हूँ, V बराबर ई आर प्लस इसको इससे गुणा कर रहा हूँ, है ना, ई आर माइनस ई आर बट्टा आर प्लस आर, कुछ भी कर सकते हो। क्लियर? ये ई आर से ई आर तो कैंसिल हो गया, तो ये फिर इधर जाएगा, तो ये कितना बनेगा, वी आर प्लस वी छोटा आर बराबर ई आर। क्लियर? फिर से आप पुनः देखिए, ये समीकरण 5 हो गई। अब छोटा आर चाहिए आपको, तो आप कहोगे वी आर बराबर ई आर माइनस इस वी आर, तो आप कहोगे वी आर बराबर ई माइनस वी इंटू आर, और आर का मान आपका क्या आ जाएगा, ई बट्टा वी माइनस वी बट्टा वी इंटू आर, तो आर कितना हो जाएगा, ई बट्टा वी माइनस 1 इंटू आर। कुछ भी कर सकते हो, 5 हो गया, 6 7 8 और ये 9, कुछ भी करके आपको आर बराबर ई बट्टा वी माइनस 1 इंटू आर लाना है। यहाँ तक आप ध्यान से देखिए इस डेरिवेशन को, फिर बढ़ते हैं अपन आगे। जल्दी से देखिए इसको, तब तक तो यहाँ पे अपन ने क्या संबंध निकाला, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण संबंध है। आंतरिक प्रतिरोध सेल का, ईएमएफ सेल का, टर्मिनल वोल्टता सेल की, इन तीनों में संबंध आ गया। तो ये आंतरिक प्रतिरोध का एक महत्वपूर्ण फॉर्मूला है, इसको आप दिमाग में अवश्य रखें। परिपथ को देख लें, चित्र को देख लें। मैंने समझाने की कोशिश करी है कि ईएमएफ जो है ऑलवेज ज़्यादा होता है विभव से जब कोई बैटरी डिस्चार्ज हो रही होती है तो, ठीक है। कब होता है ये, यदि जनरली क्या होता है, सेल डिस्चार्ज होता है, यदि सेल डिस्चार्ज होता है, ठीक है। और यदि स्पेशल नोट मैं बता दूं, यदि सेल चार्ज हो रहा हो तो, चार्ज हो रहा हो तो ध्यान से देखिएगा, V बराबर E प्लस आई आर होगा। ये स्पेशल केस है, इस पे सवाल आता है, ध्यान रखना। यदि नोट है और ये 5,000 का नोट है भाई, जो आया नहीं है अब आएगा, जल्दी मोदी जी रिलीज़ करेंगे, तो ये 5,000 रुपये का नोट है भाई, जिसमें क्लियर बात है कि जब भी सेल की चार्जिंग हो रही हो तो टर्मिनल वोल्टता कितनी चाहिए उसके अक्रॉस होगी, तो V बराबर E प्लस आई आर होगा। देखो, चार्जिंग और डिस्चार्जिंग समझना, यदि बैटरी के, मैं यहाँ से बताता हूँ, बैटरी के प्लस से धारा निकल रही है तो ये तो हो रहा है डिस्चार्ज, और जब बैटरी के प्लस में धारा घुसती है तो होता है वो चार्जिंग। मैं इधर बना देता हूँ, ये प्लस माइनस और बैटरी के ऐसे धारा निकल रही, ये तो हो गया डिस्चार्जिंग वाला केस। चार्जिंग वाला केस मैं इधर बना देता हूँ, ध्यान से देखिएगा, प्लस माइनस, और जब बैटरी के प्लस में ही धारा घुसती है कहीं से, बैटरी के प्लस में ही धारा घुसती है तो उसको क्या कहते हैं, चार्जिंग। ठीक है बच्चों, तो यहाँ तक अपन ने आंतरिक प्रतिरोध का एक बढ़िया सूत्र कर लिया, और विद्युत सेल के बारे में पढ़ लिया, आंतरिक प्रतिरोध के बारे में पढ़ लिया। अब सेल का विद्युत वाहक बल
पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो दो परिभाषाएं के साथ इसको ख़त्म करेंगे कि सेल का विद्युत वाहक जो बल है वो कितना होता है। तो सेल का विद्युत वाहक बल क्या होता है, तो इससे पहले अपने को पता होना चाहिए इस विद्युत वाहक बल क्या होता है। तो E बराबर W बट्टा Q, ये सूत्र आपने देखा होगा, E बराबर W बट्टा Q, ठीक है। तो किसी एकांक धनावेश को, किसी एकांक धनावेश, नीचे वाले को एकांक कर दिया, एकांक धनावेश को सेल द्वारा एक स्थान से, सेल द्वारा किसी एकांक धनावेश को सेल द्वारा एक स्थान से, ठीक है। तो किसी एकांक धनावेश को, इसकी थोड़ी सी लैंग्वेज अपन सही कर देते हैं, किसी एकांक धनावेश को परिपथ में प्रवाहित करने के लिए सेल द्वारा किया जाने वाला कुल कार्य सेल का ईएमएफ कहलाता है, क्लियर। और इसी के साथ तो किसी एकांक धनावेश को परिपथ में, किसी एकांक धनावेश को परिपथ में प्रवाहित करने के लिए सेल द्वारा किया जाने वाला कार्य क्या कहलाता है, सेल का ईएमएफ या विद्युत वाहक बल कहलाता है। इसके साथ एक परिभाषा है टर्मिनल विभवांतर, वो भी ऐसी ही परिभाषा है, तो उसको मैं यहीं खत्म करूंगा। टर्मिनल विभवांतर की बात करूं मैं तो क्या है, सेम परिभाषा कि किसी एकांक धनावेश को, ध्यान से सुनना भाई, थोड़ा सा फर्क है बस, एकांक धनावेश को बैटरी के एक टर्मिनल से, टर्मिनल है ना, एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक ले जाने में किया गया कार्य, ले जाने में किया गया जो कार्य है वो क्या कहलाता है, टर्मिनल विभवांतर। तो प्यारे बच्चों देखो, इस पूरे में परिभाषाएं थी, बहुत सारी परिभाषाएं थी, लेकिन एक इंपॉर्टेंट सूत्र अपन ने R बराबर E बट्टा V माइनस 1 इंटू आर, सुपर इंपॉर्टेंट, एक तो अपन ने ये डिराइव कर दिया। इसके अलावा जो भी है आप कर सकते हो, मेरे हिसाब से आपको सारा मैंने बता दिया। ये बैटरी जब डिस्चार्ज हो रही हो, सेल डिस्चार्ज हो रहा हो, और ये जब सेल चार्ज हो रहा हो, उसका एक केस मैंने इधर आपको बता दिया। इसको थोड़ा सा मैं दूसरे कलर से मार्क कर देता हूँ। तो ये मैंने आपको 5000 के नोट में इतनी सारी चीज़ें बता दी भाई, ठीक है, क्लियर। तो ये इंपॉर्टेंट केस है, ध्यान रखना। ई प्लस IR भी होता है जब सेल की क्या होगी, चार्जिंग होगी, और जब सेल की चार्जिंग कब होती है, जब बैटरी के प्लस के अंदर धारा घुसती है, और जब बैटरी के प्लस से धारा निकलती है तो सेल होता है डिस्चार्ज। तो विद्युत वाहक बल, टर्मिनल विभवांतर, आंतरिक प्रतिरोध आदि अपन ने काफ़ी सारी चीज़ें बच्चों आज की क्लास में पढ़ी। आज की क्लास अगली क्लास के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगली पूरी क्लास में ये वाला जो समीकरण है, इसी पे डिपेंडेंट दो इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, वो अपन पढ़ेंगे, और अगली क्लास में ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। तो इसी के साथ हम आज की क्लास यहीं समाप्त करेंगे। धन्यवाद।